एवरीवन, मैं आयुषी स्वागत करती हूँ आपका जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे मैंने लास्ट इस टाइम पीरियड पे स्ट्रेटेजाइज किया चीज़ों को, किस तरीके से जो मैं गलतियां कर रही थी उनको मैंने सही किया और मैंने अपना जो जेआरएफ है वो इंश्योर किया। लास्ट का जब 2 महीने का समय था तो कैसे आपको चीज़ें लेके चलनी होती हैं और वो आपको रिजल्ट देती है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो जो भी हमारे साथ जुड़ रहा है, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके लिए बहुत कुछ अमेजिंग चीजें हैं, साथ ही साथ उनके बारे में भी आपको बताती हुई चलती हूँ। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए अगर अभी तक नहीं की है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं, डेली क्विजेज होती हैं, यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ मिल जाती है, काउंसलिंग सेशन भी रहते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। कुछ भी आपको हेल्प चाहिए आप इन 2 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अब लास्ट का समय है, अगर आप चाहते हो कि आपको हर चीज डिटेल में मिल जाए तो आप कोर्सेज में एनरोलमेंट ले सकते हो, ठीक है। मेरा पेपर 1 और कॉमर्स का कोर्स चल रहा है, जहाँ पे वीडियो कोर्सेज, पीवाईक्यू सॉल्यूशन, हैंडबुक्स और टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है। कंप्लीट कॉम्बिनेशन है जो आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आपकी तैयारी हो जाती है। और लास्ट टाइम पे अगर आपके पास सारी चीजें होंगी, वीडियो कोर्सेज अगर आपके पास होंगे, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए चीजों को अच्छे से समझ लेना। अगर आप अभी तैयारी करना स्टार्ट कर रहे थे या फिर अभी थोड़ा बहुत नॉलेज है आपको और आपको चाहिए कि एक कंटेंट मुझे मिल जाए, रेडीमेड मटेरियल मिल जाए, सो दैट आपके लिए ईजी हो जाए चीजें फिल्टर करना, तो वो आप यहाँ पे ज्वाइन करके फायदा ले सकते हैं। कॉमर्स के साथ साथ और भी बहुत सारे पेपर 2 हैं, आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आप केवल पेपर 2 लेना चाहते हैं, केवल पेपर 2 ले सकते हैं, केवल पेपर 1 लेना चाहते हैं, केवल पेपर 1 भी ले सकते हैं। तो ये सारी ऑफरिंग्स हैं जो आपको दी जा रही है। और एक गुड न्यूज ये है कि अभी हमारे पास लास्ट चांस है, लास्ट 60 डेज है, 2 मंथ्स है। तो कैसे अब हमें चीजों को स्ट्रेटेजाइज करना है, और काफी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि उनको एनरोलमेंट लेना है, तो आपके लिए एक ऑफर है जो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है जेआरएफ अड्डा की तरफ से। अगर आप F10 कोड यूज करते हैं किसी भी सब्सक्रिप्शन पे, तो आपको 10% डिस्काउंट है जो यहाँ पे दिया जाता है। तो अभी लास्ट 4 अक्टूबर तक विंडो ओपन है, तो आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, लास्ट के 2 महीने में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। और नवंबर के मंथ में हम रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पेपर 2 और पेपर 1 को कंप्लीटली थोरोली रिवाइज करते हुए चलेंगे। लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो सारी चीजें हम सॉल्व करते हुए यहाँ पे चलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि किस तरीके से मैंने तैयारी की थी और कैसे आपके लिए चीजें यहाँ पे होने वाली है और उनको आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहली चीज हमारे पास आती है कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करती हूँ, क्योंकि एज वी ऑल नो ये एग्जामिनेशन ऐसा एग्जामिनेशन है जहाँ पे 6% रिजल्ट जाता है। तो ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि एक ही बारी में सभी बच्चों का एग्जामिनेशन हो जाएगा, कभी कभी रिपीट भी हम कर रहे होते हैं। तो एक कैटेगरी होती है जो रिपीटर्स की होती है, ठीक है। उनके लिए अब चीजें थोड़ी समझने वाली अलग तरीके से होंगी। जो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे, उनके लिए चीजें अलग होंगी। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका है तो फर्स्ट टाइम, बट उन्होंने तैयारी बहुत अच्छे से कर रखी है और काफी अच्छे से पूरा सिलेबस कवर कर रखा है, ठीक है। तो एक कैटेगरी में यहाँ पे बना रही हूँ, फर्स्ट टाइम है बट तैयारी बहुत अच्छे से कर रखी है, 5 से 6 महीने दे रखे हैं इस तैयारी में। या ऐसे बच्चे हैं जो 2 से 3 महीने अभी इनको हुए हैं तैयारी करते हुए, या आप कहीं जॉब कर रहे हो, कि कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो आपकी तैयारी को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो भी आपकी सिचुएशंस हैं, जो भी आपकी कंडीशंस हैं, उनमें आप अपने आप को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लोगे, तो आप अपना एग्जामिनेशन है जो क्वालिफाई कर लोगे। क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है, इसमें स्ट्रेटेजाइज करना चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। अब हर एक बच्चा पढ़ रहा है, एक तरीके से अगर पढ़ेगा तो सभी के सभी वहां पे क्वालिफाई नहीं हो सकते हैं। तो हमें अपनी तैयारी में कुछ चीजें हैं जो ऐड ऑन करनी होंगी, और उन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी अच्छे से करनी होगी, ठीक है। तो जो रिपीटर्स होते हैं उनके लिए अलग कैटेगरी मैंने क्यों बनाई है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। इनके लिए जो मैटर करती है चीजें, वो होती है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। और रिवीजन को किस तरीके से किया जाना चाहिए वो इनको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे समझना है, और क्या पैटर्न में चेंज आ रहा है वो चीज हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी। क्योंकि हर साल अलग तरीके से चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो पैटर्न को अगर आप एनालाइज नहीं करोगे, एक ही सेट पैटर्न पे चीजों को कवर करने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पे जो चीजें थोड़ी सी चेंज हो रही हैं वो आपके लिए काम नहीं कर पाएंगे। और जो जिस तरीके से आप कोशिश कर रहे हो प्रिपेयर करने की और क्वालिफाई करने की, वो चीजें यहाँ पे रिजल्ट नहीं दे पाएंगी। तो ये चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो रिपीट कर रहे हैं। और जो भी फर्स्ट टाइमर्स हैं, 2 से 3 महीने हुए हैं, अपनी पीजी में हैं,
ठीक है, उनके लिए ये जो टाइम पीरियड है ये गोल्डन टाइम पीरियड है, क्योंकि आप बिल्कुल फ्रेशर हो, ठीक है, आपको कुछ भी एक बार भी एक्सपीरियंस नहीं है कि मैंने एक बार पेपर दिया हुआ है या कैसे क्या चीजें रह, कि जब आपके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ना किसी चीज को जज नहीं कर पाते हो। जिन स्टूडेंट्स के पास प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है ना कि ये पेपर तो टफ है, ऐसा है, वैसा है, ऐसे करना होगा, वैसे करना होगा, उनके लिए चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, क्योंकि जो उन्होंने किया है उसका वो पैकेज लेके चलते हैं, उसका वो बर्डन लेके चलते हैं। बट जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जिन्होंने तैयारी करना स्टार्ट किया है, 2-3 महीने से पढ़ रहे हैं और वो जो सिलेबस है उसको समझते हुए चल रहे हैं, पीवाई की उसको एनालाइज करते हुए चल रहे हैं, उनके लिए जो टाइम पीरियड है वो एक ऐसा टाइम पीरियड है कि उनको अपना 100% देना है। उसके बाद जो चीजें होंगी वो उन्हें नहीं पता, उनको प्रीवियस नॉलेज नहीं है इस पेपर के बारे में, बट अब उनको भी क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ये चीजें भी हमारे लिए जरूरी है। इन चीजों पे मैं आज बात करने वाली हूँ। फिर इसके बाद कुछ ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने पूरा सिलेबस कर लिया है, अच्छे से नोट मेकिंग कर रखी है, 5 से 6 महीने इस तैयारी को दे रखे हैं, बट उनका फर्स्ट टाइम है, तो अब उनको क्या करना चाहिए लास्ट के 75 डेज में, 70 डेज में, वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज जो यहाँ पे कॉमन निकल के आएगी ना, वो निकल के आएगी कि आपको अब रिवीजन पे फोकस करना है। ठीक है, रिवीजन पे फोकस करना है, पर जो रिवीजन की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो सभी के लिए अलग अलग होगी, सभी कैटेगरीज के लिए सेम रिवीजन की स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती। कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं, वो सबके लिए कॉमन है। वो ये चीज है, सबसे पहली चीज, कि आपको कट ऑफ को टारगेट करना है। अब ये जो समय है ये ऐसा समय नहीं है कि मैं 150 में से 150 क्वेश्चन सही करूंगी, सही करूंगा, नहीं। आपको पढ़ना है अब सिलेक्शन के लिए किस तरीके से हम यहाँ पे चीजों को लेके चले, वो यहाँ पे बहुत चीजें मैटर करती हैं। अब आपको जो भी प्रीवियस ईयर में कट ऑफ गई है, ज्यादा नहीं, 2021, 2022 और 2023 फेब और 2023 जून, ये 4 कट ऑफ को आपको अच्छे से टारगेट करना है। और यहाँ पे कितनी कट ऑफ गई है उसी के बेसिस पे आपको इनका एवरेज लेके ही टारगेट सेट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे नेट के लिए और जेआरएफ के लिए ये चीज भी यहाँ पे बहुत मैटर करती है। मैं आपको एक चीज बताऊंगी, ठीक है, यहाँ पे जो नेट की कट ऑफ है ना, वो क्या जाती है, अब थोड़ी कम जाने लगी है, बट जेआरएफ की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जा रही है। नेट और जेआरएफ के बीच में जो डिफरेंस है, जो गैप है, ये इंक्रीज होता जा रहा है ईयर आफ्टर ईयर। यहाँ पे 44,000 बच्चे अगर नेट क्लियर कर रहे थे 2021 में, तो उनमें से लगभग 9,500 बच्चे जेआरएफ क्लियर कर रहे थे। 2022 में 43,000 बच्चों ने नेट क्लियर किया, तो लगभग यहाँ पे डिफरेंस आया था, 8,900 बच्चे हैं जिन्होंने जेआरएफ क्लियर किया। फिर 2023 फेब में 52,000 बच्चों ने जहाँ पे नेट क्लियर किया था, जेआरएफ क्लियर करने वाले बच्चे सिर्फ 9,000 थे। आप देख पा रहे हो डिफरेंस, 52,000 और 9,000, और यहाँ पे 44,000 और 9,500। तो कितना ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, कितना ज्यादा गैप यहाँ पे आ रहा है। क्यों बच्चे नेट क्लियर कर लेते हैं फिर जेआरएफ नहीं क्लियर कर पाते, ये चीजें हमें यहाँ पे समझनी है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही रहता है कि आप कट ऑफ को अच्छे से एनालाइज नहीं करते हो। कट ऑफ को सबसे ज्यादा एनालाइज करना जरूरी हो जाता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। फिर 2023 में यहाँ पे जो रिजल्ट रहा, यहाँ पे लगभग 4,500 बच्चे हैं जिनका जेआरएफ हुआ था, और जो नेट वाले बच्चे वो 37,000 तक यहाँ पे बच्चे थे। तो कट ऑफ टारगेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी आपका पेपर है, अगर कॉमर्स आपका पेपर है, कॉमर्स के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई भी हुई है, और हमारे लिए जो सेफ स्कोर रहता है वो रहता है 100 पे। 100 प्लस पे जेआरएफ कंफर्म है, और अगर आप 90 प्लस ले आते हो तो आपका नेट कंफर्म है, 90 to 92। ये रेंज हमारे लिए एक आइडियल रेंज रहती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में जो कट ऑफ गई है वो इसी अकॉर्डिंग गई है, ठीक है। तो इतना टारगेट आपको करना है, क्वेश्चंस को टारगेट करिए। अगर आपका ऐसा पेपर है जो रेयर पेपर है, उसमें कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है, उसमें आप लेके चलो 120 क्वेश्चन आपको टारगेट करने हैं। बट जो ऐसे पेपर है जिसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, कॉमन पेपर है, ठीक है, बहुत ज्यादा बच्चे अपीयर करते हैं, उनमें जो कट ऑफ रहती है वो इतनी ही रहती है, उसमें ज्यादा कंपटीशन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता इससे ज्यादा। जैसे कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट है, 100 प्लस इज अ गुड स्कोर। बट वहीं पे सोशियोलॉजी है, ठीक है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा रेयर है, ठीक है, विजुअल आर्ट्स वगैरह इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स रहते हैं, उनमें कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है। कारण क्या है, कारण इज पेपर 1, ठीक है। पेपर 1 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोनों के लिए। जो भी आप पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 100% स्कोर टारगेट लेके चलेंगे, सॉरी 100 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे, किसी भी आप पेपर से बिलोंग कर रहे हो। ये तो मिनिमम है, ठीक है। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बट अगर आपका रेयर पेपर है
तो गो फॉर 120। ये टारगेट आपका होना चाहिए। और अब इस टारगेट को कैसे अचीव किया जाएगा, ये टारगेट की बात हम यहाँ पे करते हैं। तो आप जब भी रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, आपने सिलेबस कंप्लीट, आपने देख लिया कि क्या सिलेबस आपका है, उस सिलेबस को आपने कवर किया है। अब जितना भी सिलेबस आपने कवर किया है, ठीक है, अलग अलग सोर्सेज से आपने पढ़ाई की है, अब आपके लिए ये जरूरी हो जाता है कि आपने जितना सिलेबस कवर कर लिया है उसको आपको कंसोलिडेट करना है। अब ये कंसोलिडेट कैसे होता है? कंसोलिडेट करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं है कि आपने कवर कर लिया बार बार उसको रिवाइज करते रहो, नहीं। सिलेबस कवर किया, देन उसके बाद आपने रिवीजन करनी है। रिवीजन करने के बाद आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आते हैं, जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उनको आपको एनालाइज करना है। ये जब आप एनालाइज करते हो ना, जो कवर आपने सिलेबस किया था, अब उसको ही आप रिवाइज करके प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपके सही नहीं हो पा रहे हैं। अब इन चीजों को ही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अब यहाँ पे एनालाइज आपने कर लिया कि ये पर्टिकुलर टॉपिक मुझे समझ नहीं आया, बट मैं ये अपने सिलेबस में कवर कर चुकी हूँ, तो ये टॉपिक को आपको अच्छे से दोबारा से कवर करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई टॉपिक अच्छे से कवर कर लेते तो आपका वहां पे क्वेश्चन गलत ना होता। इट मीन्स कुछ ना कुछ कमी है, तो इस चीज को दोबारा से आपको रिवाइज करने की जरूरत है। तो इसको क्या करना है, या तो ये ऐसा टॉपिक हो सकता है जो आपने नहीं पढ़ा है, या ऐसा टॉपिक हो सकता है जो पढ़ा तो है बट ये चीज आपको समझ नहीं आ रही कि कैसे होगी, तो दोबारा से इसको रिवाइज करने की जरूरत है, इसको कवर करने की जरूरत है। इस तरीके से हमारा सिलेबस कंसोलिडेट होता है कि हाँ, ये टॉपिक जो मैंने कवर किया था वो मेरा हो चुका है। एंड अब ये जो समय है, ये जो हमारे पास लास्ट डेज है, इसमें आपको टॉपिक बाय टॉपिक जाना है। डोंट गो फॉर यूनिट 1 यूनिट 2, गो फॉर टॉपिक्स। कि एक यूनिट में मेरे पास 15 टॉपिक हैं, मुझे हर एक टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो क्या एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है? टॉपिक बाय टॉपिक चलिए। और ये जो टॉपिक्स है मैंने आपको लिस्ट दी हुई है ऑलरेडी पीवाईक्यूज के एनालिसिस के बेसिस पे, कि कितने टॉपिक हमारे लिए ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते जाते हैं। 100 से 120 टॉपिक हैं जो हर बार आपसे यहीं से क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन का लेवल मैटर करता है, और क्वेश्चन का लेवल कैसे पता लगता है? अगेन पीवाईक्यूज को एनालाइज करके, देन उसके बाद टॉपिक को कवर करके, रिवीजन करके, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। आप समझते हो कि कितना मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ उस चीज को। यही चीज पे आपको फोकस करना है, क्योंकि अब जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है उसमें क्या चेंज दिखाई दे रहा है, उसमें इन डेप्थ चीजें पूछी जा रही हैं। टॉपिक आपके पास एक ही है, आईसी कर्व है तो आईसी कर्व से ही क्वेश्चन बन रहा है, बट क्वेश्चन किस तरीके से चेंज हो रहा है, कैसे दूसरे टॉपिक से रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो चीज यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर रही है। और इन्हीं चीजों को आपको ध्यान में रखना है। और जो इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनके लिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि आपने एक बार चीजें कवर कर रखी हैं, एक बार पेपर भी दे रखा है, रिवीजन भी आपकी हो रखी है, आप इस पैटर्न को समझने में थोड़ा सा गड़बड़ कर जाते हो, जिस वजह से प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज होती है। तो आपके लिए अब क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आपके पास एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस से सीखते हुए इसको आपको यूटिलाइज करना है अब तैयारी में। तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट चीज होती है, और जो जब मैं रिपीट कर रही थी, जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया था, मैंने क्या चीज की थी? मैंने डेली बेसिस पे पीवाईक्यूज लगाए थे, 100 पीवाईक्यूज डेली, बिकॉज मुझे सिलेबस आता है, मैंने एक बार कर लिया है। हैव फेथ ऑन दैट थिंग। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, डेली 100 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। मॉक टेस्ट नहीं मैं बोल रही, कोई भी आपने क्वेश्चंस उठाए, जो आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, अवेलेबल नहीं है तो परचेज कर रखे होंगे, जो भी सिनेरियो है, कोई बुक है आपके पास, डेली टारगेट बनाओ कि मुझे 100 क्वेश्चन करने हैं। पेपर 2 की बात कर रही हूँ सिर्फ, और पेपर 1 में भी डेली आपको क्या करना है? एक डीआई और एक आरसी, ये सबके लिए जरूरी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि 20 क्वेश्चन आपके पास आते हैं डीआई और आरसी के, पेपर 1 पेपर 2 में, और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इनमें स्कोर करना, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो टाइम कंज्यूमिंग, हम कैसे इस चीज को बचा सकते हैं, अपना टाइम कैसे कम यूटिलाइज कर सकते हैं, कम टाइम को यूज करके कैसे हम क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, ये चीज आप सीखते हो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। और ये 20 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जहां पे आप 100% स्कोर कर सकते हो। 100% जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो सकता है। सिर्फ एक चीज डिमांड रखती है ये यूनिट्स आरसी और डीआई, कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो डेली 40 से 50 मिनट लगाओ 20 क्वेश्चन के लिए, और डेली आपको डीआई आरसी करना है। अगर एक डीआई और एक आरसी कर रहे हो तो 30 मिनट सफिशिएंट है।
2 आरसी और 1 डीआई कर रहे हो तो आप लगाओ 40 मिनट, इससे ज्यादा समय नहीं देना, क्योंकि टाइम बाउंड होके करना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज्यादा अगर आप टाइम दोगे ना पेपर में बाकी चीजें छूट जाएंगी। तो आपको चीजों को सही तरीके से करने की जरूरत है, चीजें आपको आती हैं, सिलेबस आपको आता है, रिवीजन अच्छे ढंग से करने की जरूरत है। और वो ढंग यही है कि आप क्वेश्चन पे फोकस करिए, क्वेश्चन जो समझ नहीं आ रहे उन क्वेश्चन को रिपीट करो कि ये क्वेश्चन क्यों बार बार गलत हो रहा है। और एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, आपने लास्ट टाइम क्वेश्चंस लगाए होंगे, मॉक टेस्ट लगाए होंगे, ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि सभी मॉक टेस्ट में 100% स्कोर किया होगा। तो दोबारा से जो मॉक टेस्ट ऑलरेडी लगा चुके हो ना, एक बार उसको दोबारा से लगाओ। अगर 10 मॉक टेस्ट लगाए थे उनमें से कोई 5 मॉक टेस्ट उठाओ और उन मॉक टेस्ट को दोबारा से रिपीट करना स्टार्ट करिए। दिस विल हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि आपने जब पहले मॉक टेस्ट लगाए होंगे एक अप्रोच लगाई होगी, अब जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उसको अलग अप्रोच से करोगे और फिर देखो कितना इंप्रूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है। 10 से 12 नंबर का इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देगा और यही चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी बेटर परफॉर्म करने में। तो इन चीजों का आपको खास ध्यान रखना है, जो रिपीट कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली मैं ये चीज बोल रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको रिवीजन करनी है, क्योंकि आपने सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर रखा है। अब बात आती है दूसरी कैटेगरी की कि जिन्होंने अभी पढ़ना ही स्टार्ट किया है वो क्या करें। अब आप ये देखो कि आपका ऑलरेडी जो प्रीवियस नॉलेज है वो कितनी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो इट इज वेरी हाई चांस कि आप पीजी में हो। ठीक है, पीजी आपने अभी कंप्लीट की है, उसके बाद आप तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो, यही एक सिनेरियो बनता है। जो इस टाइम पीरियड में होते हैं वही अभी से तैयारी करते हैं। जो ड्रॉप आउट्स होंगे, जो काफी टाइम के बाद तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो पहले से तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आप अभी अपनी स्टडीज से रिलेटेड हो, ठीक है, अभी जुड़े हुए हो, अभी आप पढ़ रहे हो, तो आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है दैट विल हेल्प यू अ लॉट। जो भी आपने अपनी यूजी पीजी में पढ़ा है वो चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, क्योंकि इन चीजों ने मुझे हेल्प किया था काफी। जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो मैं अपनी पीजी में थी, और जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया तो पीजी जस्ट कंप्लीट ही हुई थी। तो जो चीजें, जो सिलेबस हम पढ़ते हैं ना यूजी पीजी में, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो अब आपके पास इतना समय तो है नहीं कि आप हर एक चीज को बहुत डिटेल में पढ़। क्या है आपके लिए जो सबसे ज्यादा चीज हेल्प कर सकती है वो है पीवाईक्यूज को एनालाइज कर लो। अगर आपने पीवाईक्यूज एनालाइज नहीं किए हैं तो जस्ट गो फॉर इट, ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि आपके पास नॉलेज है प्रॉपर। ठीक है, अब आपको सिर्फ क्या समझना है कि कैसे जो चीजें हम पढ़ते हैं उनको एमसीक्यूज में अप्लाई करना होता है। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम बड़े बड़े क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस तो करके आए हैं यूजीपीजी में, बट हम ये नहीं समझ पाते कि कैसे उस पूरे के पूरे कंसेप्ट को एक चीज जो आपसे पूछी गई है उसमें अप्लाई कर सके। तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज का एनालिसिस। और अगर आप ये एनालिसिस कर चुके हो, इनमें से जो आपने टॉपिक फिल्टर किए हैं उन टॉपिक्स की थोरो स्टडी आपको यहाँ पे करनी जरूरी है। ठीक है, टॉपिक्स उठाओ, बेशक आप सिर्फ 100 टॉपिक्स उठाओ, बट उन टॉपिक्स को अच्छे से करो। आपके लिए ये फायदेमंद नहीं रहेगा कि आप 200 टॉपिक्स या 250 टॉपिक्स कवर कर रहे हो, नहीं, क्योंकि टाइम नहीं है। 100 टॉपिक्स उठाओ, उन 100 टॉपिक्स को इस तरीके से करो कि यहाँ से क्वेश्चन गलत ना हो सके। पीवाईक्यूज एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हुए चलिए। यूनिट वाइज अगर जा रहे हो तो यूनिट वाइज जाओ, अभी 70 दिन है। ठीक है, अगर डेली आप ये कोशिश करते हो कि डेली मेरे को क्या करना है, मेरे पास 70 दिन है तो मैं 5 दिन दूं एक यूनिट को, जहां पे मैं प्रॉपर कंप्लीट करके रिवीजन करके अच्छे से उसको समेट लूं, तो आप 5 दिन दोगे एक यूनिट को। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी 10 की 10 यूनिट पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी कवर होती जाएंगी। क्योंकि आपको यहाँ पे अब नोट्स वगैरह नहीं बनाने हैं, आपको जस्ट जो आप पढ़ रहे हो, जो पीवाईक्यूज को एनालाइज कर रहे हो, वो टॉपिक को उठा के उस चीज को, जो चीज आपको लिखने के लिए लगती है कि यस मुझे क्या करना है, ये चीज को लिख लेना चाहिए। ठीक है, ये चीज मेरे को याद नहीं रहेगी, ये टॉपिक मेरे लिए नया टॉपिक है, उन चीजों को लिखना स्टार्ट करो। अदरवाइज जस्ट ट्राई करो जो कंसेप्ट पढ़ रहे हो वो आप समझ के उसको ग्रास्प कर सको, क्योंकि अगर आप अब नोट मेकिंग में जाओगे तो आपके लिए चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। अभी आपको भी फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज पे प्रैक्टिस करने पे। और आपके लिए मैं ये चीज सजेस्ट करूंगी कि यूनिट वाइज जाइए। ठीक है, डोंट गो फॉर मिक्स एमसीक्यूज कि बस मिक्स एमसीक्यूज लगा लेते हैं, नहीं, उसके लिए हर तीसरे दिन मॉक टेस्ट लगाओ। आपका सिलेबस अभी 50% हुआ है या 60% हुआ है, मैटर नहीं करता है, गो फॉर मॉक टेस्ट। क्योंकि एक चीज यहाँ पे होती है, आपके ना पेपर में ऐसा नहीं होगा कि आपको 100% चीजें आती होंगी, 15 से 20% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे। बट नेगेटिव मार्किंग हमारे सिलेबस पेपर में नहीं है,
तो आप कुछ ना कुछ जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है उसको अप्लाई करके क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करोगे। और यही चीजें हमें करनी है, क्योंकि हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है कि अगर कोई नया क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है तो कैसे हम उसको रिलेट कर सकते हैं जो चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो उसके लिए आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट लगाना है हर तीसरे दिन, और मॉक टेस्ट लगा के अगले दिन उसको एनालाइज भी करना है कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। अगर मॉक टेस्ट में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही तो आई एम रियली सॉरी, वो मॉक टेस्ट आपके लिए किसी काम का नहीं है। अगर आपके पास ऐसा मॉक टेस्ट है जो क्वेश्चन के बाद आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, वो मॉक टेस्ट आपके लिए काम का है, क्योंकि हाथों हाथ आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी तो आप उसको रीड करके अपने दिमाग में बिठा लोगे कि हाँ इसके पीछे ये कंसेप्ट था। तो वो चीजें आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। और यही चीजें आपको हेल्प करेंगी। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था कि मेरे को नेट एग्जामिनेशन देना है, ठीक है, आई वॉज इन माई यूजी, ठीक है, 5th सेमेस्टर में थी मैं। तो मैंने क्या किया, एक मॉक टेस्ट लगाया और उस मॉक टेस्ट में मैंने स्कोर किया 94 आउट ऑफ 200। अब ये बात है 2020 की। 2020 में मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया था मैंने, 2018 या 2019 का क्वेश्चन पेपर था। उस टाइम पीरियड पे जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, मैं उसमें 94 मार्क्स स्कोर कर पा रही थी। तो मुझे ये चीज की क्लैरिटी हो गई थी कि यस, जो प्रीवियस नॉलेज मेरे पास है दैट इज हेल्पिंग मी अ लॉट। और उस चीज की हेल्प लेके मैं इतना अगर स्कोर कर पा रही हूँ तो जो मैं आगे इसमें चीजें पढ़ने वाली हूँ वो चीजें मुझे हेल्प करेंगी। तो वही चीज आपके लिए है। आप अपनी पीजी में हो या पीजी आपने कंप्लीट कर ली है, इसकी नॉलेज आपको मिलेगी। और वो कैसे आपको पता लगेगा, गो फॉर मॉक टेस्ट। हम सबसे बड़ी गलती यहाँ पे क्या करते हैं, हमने अभी सिलेबस कवर नहीं किया है तो हम मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे। सबसे बड़ी मिस्टेक, और यही कारण है कि आप अपना एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाते हो। मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। 100% हमें कभी भी नहीं आएगा। 100% आप 10 साल लगा लो तब भी कुछ चीजें ऐसी होंगी आपको नहीं समझ आ रही होंगी, वो चीजों पे आपको काम करना होगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट लगाने से आपको क्या पता लगता है कि आपको कितना आता है, वो पता लगता है, क्या चीजों में आपको प्रॉब्लम हो रही है वो पता लगता है, और कैसे आप प्रीवियस नॉलेज को यूज कर सकते हो क्वेश्चन को सही करने में, आपको वो पता लगता है। ये चीजें, यही ट्रेनिंग आपको अपने माइंड को देनी होती है किसी भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करते हुए। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है। और अब कैसे टॉपिक बाय टॉपिक जाना, ये मैंने आपको बता ही दिया। टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किए हुए हैं, चैनल पे बहुत सारे टॉपिक मैंने करवाए हुए हैं, उनसे समझो कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे हमने एनालाइज किए हैं, सॉल्व किए हैं, उनको देख के समझो। और जो आपके पास अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, उनको देखो। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यूज है, उठाओ, पीवाईक्यूज निकल रहे हैं, ठीक है, आप जहां से पढ़ रहे हो वो आपको हेल्प कर रहे हैं तो ठीक है। अदरवाइज थोड़ा सोचो कि कहाँ से मुझे प्रिपेयर करना है। बुक से समझ आता है, बुक्स पढ़ने से बुक्स पढ़ो। वीडियो कोर्सेज से समझ आता है, वीडियो कोर्सेज देखो। इस टाइम पे आपको सेल्फिश होने की जरूरत है, अपने लिए पढ़ने की जरूरत है। जस्ट गो फॉर दैट थिंग जो आपको हेल्प कर रही है अल्टीमेटली, ठीक है। ये तरीका आप यूज करोगे तो अगर आप फर्स्ट टाइमर हो ना, आपके लिए बहुत ज्यादा गोल्डन पीरियड है। और ये पीरियड ना साइकोलॉजिकली मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ, जब एग्जामिनेशन का टाइम होता है ना तो हम कम टाइम में ज्यादा चीजें सीख जाते हैं। और ये चीज आपको हेल्प करती है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। अदरवाइज ये जो लोग होते हैं ना रिपीटर्स, पीछे क्या हुआ था लास्ट टाइम, क्या हुआ था लास्ट टाइम, कैसे हुआ था, क्या प्रिपेयर किया था, ऐसे किया था, वैसे किया था, ऐसा हो गया था, वो चीजें दिमाग में चलती हैं जो पढ़ने नहीं देती। तो वो चीज आपके पास नहीं है, तो इस चीज का बेनिफिट उठाइए। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पीजी के साथ साथ भी कई लोग जॉब करते हैं, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो उससे थोड़ा सा ब्रेक आप ले लो, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है इसके बाद आपकी सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो सकती है। इस एग्जामिनेशन के लिए बहुत लोग बहुत टाइम से फाइट करते हैं। तो अगर आपके पास एक अच्छा चांस है तो जस्ट गो फॉर इट और इस पे फोकस करते हुए चलिए, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो 5 से 6 महीने इस तैयारी को दे चुके हैं, जिन्होंने 2023 में ये डिसीजन बना लिया था कि यस मेरे को अब ये एग्जामिनेशन क्लियर करना ही है, और वो लगे हुए हैं जून से या उससे भी पहले से। तो उनके लिए चीजें बहुत सेट पैटर्न पे चल रही हैं। आपने क्या करना है, आपने जो सिलेबस है वो पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आपको भी सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मॉक टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, रिवीजन करना जरूरी है अपने सिलेबस की।
क्योंकि आप इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में हो कि सारा सिलेबस कंप्लीट है, बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा या फिर थोड़ी सी कमी हो रही होगी, किसकी वजह से? रिवीजन की वजह से। तो कोशिश करो एक वीक उठाओ और एक वीक में मेरे को 2 से 3 यूनिट कर लेनी है पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला के, ठीक है? 3-3 यूनिट इस तरीके से कवर करते जाओगे, टॉपिक बाय टॉपिक कवर करते जाओगे। जो आपने सिलेबस कवर किया है, अगर आपने 90% सिलेबस भी कवर कर लिया है तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है इस 90% को, सारे के सारी चीजों को अच्छे से कवर कर लेने का, क्योंकि सिलेबस हो चुका है, सिर्फ रिवीजन फेज है आपके लिए। तो रिवीजन पे फोकस करो, नोट्स को रिवाइज करो, क्योंकि अगर आप 5-6 महीने लगा के आए हो तो आपके पास प्रॉपर नोट्स हैं, तो ये नोट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। इन नोट्स को अच्छे से रिवाइज करते हुए चलो, ठीक है? मॉक टेस्ट देना जरूरी है, तो यस, आपको भी वीकली एक मॉक टेस्ट देना है। अभी अभी 30 से 40 दिन है, तो अभी यहाँ पे क्या करो, वीकली मॉक टेस्ट दो, और एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट देना आपके लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे तो आपने सिलेबस कवर किया ही होगा। अब हमें ये कोशिश करनी है कि जो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे सिलेबस कवर किया है, उनको कैसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में मैं अप्लाई कर पा रही हूँ। तो ये चीजें आपके लिए जरूरी हैं, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से नए पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं, उन नए पॉइंट्स को ऐड ऑन करते जाइए, क्योंकि ये नए पॉइंट्स आपके लिए और ज्यादा हेल्पफुल होंगे जब आप फाइनल रिवीजन कर रहे होंगे लास्ट के 10-15 दिनों में। 3 बार रिवीजन आइडियली हमें करनी होती है। तो अभी प्रैक्टिस बनाओ कि आपको क्या करना है, जो भी आपका स्टैटिक पोर्शन है उसको डेली 30 मिनट लगा के रिवाइज करना ही है, क्योंकि यहाँ से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। काफी यूनिट्स हमारे पास हैं जो स्टैटिक है, उनको हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस चीज पे फोकस हमें करना है, स्टैटिक पोर्शन पे फोकस करना है, जो नोट्स हैं आपके पास उन पे फोकस करना है, क्योंकि आपके पास ये समय ऐसा समय है जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही करोगे, बिकॉज यू आर डन विद योर सिलेबस। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके लिए है। तो मॉक टेस्ट लगाना है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगाने हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को कोई पर्टिकुलर यूनिट में प्रॉब्लम है, तो उस यूनिट पे काम करने की जरूरत है। यूनिट पे काम करना अब आपके लिए जरूरी है, तो यूनिट को फोकस करिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मार्केटिंग समझ नहीं आ रही, तो मार्केटिंग की क्या करनी है, PYQs लगाओ प्लस एक्सपेक्टेड MCQs लगाओ, ठीक है? और जो भी इनकी थ्योरीज है उन पे काम करना स्टार्ट करो, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन है और एक पर्सन एक जगह एक चीज के लिए बहुत सारी थ्योरीज आपको देता है, तो वो हमें याद करना मुश्किल हो जाती है। इन चीजों पे आपको काम करना है, ठीक है? फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज को लर्न करना स्टार्ट करो। ये चीजें आपको हेल्प करने वाली हैं, क्योंकि यही चीजें हैं जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफी आने लगे हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे करोगे? अगर थ्योरी को अप्लाई करना जानते हो तो ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है? प्रॉब्लम आती है, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है कि थ्योरी तो आती है, क्वेश्चन नहीं हो पा रहे। थ्योरी आती है, क्वेश्चन क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि हम अप्लाई करना नहीं जानते हैं। हमने थ्योरी पढ़ ली, बट जब उसको अप्लाई करने की बात आई तब हमें समझ नहीं आया कि कैसे करें। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, और ये कैसे होगा? जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस वो करने हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन है। बार बार मैं ये चीज बोल रही हूँ, विदाउट एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन को टिक मार्क करना इज नॉट वर्थ इट। वो आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन को सही किया या आपने क्वेश्चन को गलत किया, उसका वाई आपको मिला ही नहीं कि वाई दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। आपने अपने सूझबूझ से उसको सही किया था, बट वो गलत है। बट रीजन तो आपको मिलना चाहिए ना कि वाई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज रॉन्ग, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यू दैट क्वेश्चन वाज राइट। तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कोशिश यही करनी है, जो भी क्वेश्चन आपके पास है, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन, विद एक्सप्लेनेशन आप करो। खुद से सेल्फ स्टडी करते हो तो एक्सप्लेनेशन के लिए क्या करना है, जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है गूगल करो उस क्वेश्चन को, गूगल विल हेल्प यू अ लॉट। टर्म समझ नहीं आ रही, उस प्रॉपर टर्म को गूगल करो, सर्च करो, उस टर्म के बारे में थोड़ा ज्यादा जानने की कोशिश करो, ठीक है? अब मैं प्रोडक्ट फीचरिंग एक टर्म दे देती हूँ, अब मेरे को नहीं पता प्रोडक्ट फीचरिंग क्या है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को मेरे को सर्च करना पड़ेगा कि व्हाट इज प्रोडक्ट फीचरिंग। गूगल पे जाकर टाइप करो व्हाट इज प्रोडक्ट फीचरिंग, हो गया, एग्जाम्पल देखो, ठीक है? फिर उसकी और एक्सप्लेनेशन देखो। ज्यादा थोड़ा सा एफर्ट यहाँ पे करना पड़ेगा, 1 से 2 मिनट लगा के पढ़ना पड़ेगा, बट जब वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी ना, तो क्वेश्चन पेपर में आपको यहाँ से भी बहुत चीजें हैं जो रिलेट करती हुई दिखाई देंगी। खुद का अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे बता रही हूँ, जब आप किसी क्वेश्चन में एफर्ट डालते हो ना, एक क्वेश्चन एक टर्म को समझने जाते हो, थोड़ा सा एफर्ट डाल के उससे एसोसिएटेड और जो टर्म्स हैं उनको भी समझ लेते हो, और वहीं से फिर क्वेश्चंस हैं जो फ्रेम होते हैं। इन चीजों पे काम करने की हमें जरूरत है, ठीक है? रीडिंग बिटवीन द लाइंस, हम क्या करते हैं, बुक रीड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सेल्फ स्टडी करने वाली हूँ, ठीक है?
तो मैं बुक रीडिंग पे ज्यादा फोकस करती हूँ ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि मैंने कोई वीडियो कोर्स तो ले नहीं रखा, वीडियो देखती हूँ बट बुक से भी पढ़ती हूँ। बट प्रॉब्लम क्या होती है, बुक्स में हम इन बिटवीन द लाइन्स नहीं रीड करते, हम ऊपर ऊपर से चीजें पढ़ लेते हैं। हाँ ये टॉपिक है, इसकी 2 लाइन पढ़ ली, नहीं, अगर बुक में 5 लाइन दी हुई है तो आपके लिए वो 5 की 5 लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर एक टॉपिक उठाया है तो उसको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कहीं से गाइडेंस में पढ़ रहे हो, ठीक है, वो आपको ऑलरेडी मटेरियल देंगे, वो उस बुक में से छांट छांट के आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर करते हैं, तो वो आपको ऑलरेडी एक छटा हुआ मटेरियल मिल जाता है, वो चीज अलग है। बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको ये एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और ये एफर्ट्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल्फ स्टडी वालों को ही डालने पड़ते हैं, अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, बट सेल्फ स्टडी इज द की। अगर आपको एक क्वेश्चन करवाया जा रहा है, तब आपको क्वेश्चन समझ आ गया, खुद क्वेश्चन करने बैठ रहे हो और क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, वो आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। और ये चीज तीनों कंडीशंस में अप्लाई होगी, आप फर्स्ट टाइमर हो, अच्छे से सिलेबस कर लिया है या नहीं किया है, या आप रिपीटर हो, सेल्फ स्टडी है जो आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन को क्लियर करवाने वाली है। किसी भी सिनेरियो में सेल्फ स्टडी इज द किंग। सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं है कि सारी चीजें आप खुद से कर रहे हो, जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है उस पर आप फोकस डाल रहे हो कि नहीं, वो है सेल्फ स्टडी, ठीक है। तो ये चीजें आपको हेल्प करती हैं, और ये चीजें मुझे नहीं लगता कोई आपको इतना इस तरीके से बताएगा, बट यही चीजें हैं जो एट द एंड ऑफ द डे आपके काम आएंगी, ठीक है। पीवाईक्यू कर लो, सिर्फ पीवाईक्यू कर लो, कुछ नहीं होता, पीवाईक्यू को समझना जरूरी है, देन जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं उन पे काम करना जरूरी है, अपनी प्रॉब्लम्स पे काम करो, क्योंकि प्रॉब्लम्स पे काम करोगे ना तो प्रॉब्लम क्या होंगी, कम होंगी। अब मेरे को 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे, मैं क्या करती हूँ, इन 10 क्वेश्चन पे काम नहीं करती, मैं 10 क्वेश्चन और लगा लेती हूँ, उन 10 क्वेश्चन में से मेरे को 2 क्वेश्चन और नहीं आ रहे, अब मेरी प्रॉब्लम कम होने के बजाय बढ़ गई। पहले मेरे को 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, अब मेरे को 12 क्वेश्चन नहीं आ रहे। बट अगर मैं इन 10 क्वेश्चन पे काम करती हूँ और समझ लेती हूँ कि क्यों मैं यहाँ पे गड़बड़ कर रही थी, अब मैं बेटर पोजीशन पे हूँ, क्योंकि अब मेरे को 0 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है। तो इस चीज को समझना है, सिर्फ अननेसेसरली नए नए क्वेश्चंस लगाने से भी कुछ नहीं होगा, अगर आप पुराना जो क्वेश्चन किया है उसको अच्छे से नहीं समझ रहे हो। एक क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन के बराबर होता है, हम ये चीज बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि एक क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट हुआ, कोई टर्म्स आपसे पूछी गई थी, आपको वो टर्म नहीं आ रही, बट उससे रिलेटेड जो 4 टर्म्स आपको ऑप्शंस में दी गई थी उनको पढ़ो ना, उनको समझो। अब उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनेगा, देयर आर चांसेस कि 4 टर्म से 4 नए क्वेश्चन बन सकते हैं, उन 4 नए क्वेश्चंस को आपने सीख लिया, तो एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन जो आपने सीखे हैं, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। इन चीजों पे हमें काम करना है, और यही चीजें हमें सिलेक्शन दिलवाती हैं। नेट इज नॉट अ पेपर जो आप नहीं कर सकते, क्लियर, आपको बहुत ज्यादा रेग्रेस चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। जो चीज हम देखते हैं, अगर आप सिंसियरली 5 मॉक टेस्ट भी लगाते हो ना, अब आज से लेके पेपर तक, ये भी आपके लिए 500 क्वेश्चन नहीं 1000 क्वेश्चन के बराबर है, कम से कम। एक क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन में लेके चल रही हूँ, एक मॉक टेस्ट में, एक पेपर 2 की बात कर रही हूँ सिंपल, तो 500 क्वेश्चन ये 1000 क्वेश्चन के बराबर है। और अगर आप 15 मॉक टेस्ट लगा रहे हो, नहीं मैम मैं तो डेली हर तीसरे दिन मॉक टेस्ट लगाना ही है मेरे को तो, और मैं सिर्फ मॉक टेस्ट लगाऊंगी और एनालाइज नहीं करूंगी उसको, ये 0 क्वेश्चन के बराबर है अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे हो। क्योंकि मैंने एक चीज आपको बताई, यहाँ पे आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो आपने एक क्वेश्चन को सही किया, ठीक है, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने रिस्पॉन्ड किया और आपने एक क्वेश्चन को सही कर दिया। अब क्या आपको एक्चुअल में वो क्वेश्चन आता था, वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको एक्चुअल में आता था फिर उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट अगर वो तुक्के में सही हुआ है ना, कि तुक्का लगाया था और सही हो गया, तो भी आपको उस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, तो उस पर टाइम देने की जरूरत है, ये चीज आपको यहाँ पे समझनी होगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं जिनको करोगे तो सिलेक्शन गारंटीड होगा, और ये मैं इतना श्योरिटी से क्यों बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये चीजें अप्लाई करके अपना पेपर निकाला है, ठीक है। मैंने इस तैयारी में लगाया है 1 से 1.5 साल, ठीक है, क्योंकि मैंने सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर किया है। बट क्या क्या चीजें मैंने की, जिन्होंने हेल्प किया, वो चीज मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आती हूँ, और वही चीज यहाँ पे मैटर करती है। अब कॉमर्स के आप हो, ठीक है, कॉमर्स का पेपर मैच करता है 70% मैनेजमेंट के पेपर से, तो मैं एज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर क्या लेती थी, मैनेजमेंट का प्रीवियस ईयर पेपर। और यहाँ पे एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब हमने बात कर ली कितने क्वेश्चन हमें करने हैं और इस तरीके से हमें पढ़ना है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में।
अब क्वेश्चन कितने टारगेट करने हैं वो चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 में और पेपर 2 में अगर आप पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, ठीक है, तो मैं बोलूंगी ठीक है आप 35 to 40 कम से कम टारगेट लेके चलो। पेपर 2 में अगर आप वीक हो तो फिर भी आप 65 क्वेश्चंस का तो टारगेट लेके चलो, ठीक है, क्योंकि हमें 100 क्वेश्चन तक पहुंचना है। बट अगर आपके पेपर 2 पे कमांड है और आप यहाँ पे 70 क्वेश्चन तक क्लियर कर सकते हो, तो आपके लिए यहाँ पे 30 से 35 क्वेश्चन क्लियर करना इज मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो पेपर 2 में काफी सही है, ठीक, क्योंकि पेपर 2 आप पढ़ते आ रहे हो। पेपर 1 अगर आप यूजीसी नेट देना चाहते हो तो आपको स्पेसिफिकली अलग से पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर पेपर 2 पे आपकी कमांड है तो इसी को ही स्ट्रेंथ बनाओ। ये मत सोचो कि पेपर 1 जेआरएफ करवाता है, ये चीज हमने सुनी है तो इस पे अब सारा फोकस डाल दें। कोशिश करो ये 30 से 35 क्वेश्चन जो हमने लेने हैं वो किन किन टॉपिक से लें जो आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आपको डीआई, एमआर, एलआर अच्छा लग रहा है, रिसर्च एप्टीट्यूड अच्छा है आपका, तो इनसे आपके चांसेस ज्यादा है कि आप सही क्वेश्चन ज्यादा कर पाओगे। तो इन पे फोकस करके यहाँ से क्वेश्चन बटोरो। अगर आपको पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन अच्छा लगता है, कम्युनिकेशन यूनिट अच्छी लगती है, तो आप क्या करो उन यूनिट्स पे फोकस करके उनको अच्छे से कवर करो और फिर पेपर 2 पे अपना फोकस रखो। इस टाइम पे जो चीज आपकी स्ट्रेंथ है उसको अपनी स्ट्रेंथ ही बना के रखना है। कोई अगर आपको बोल रहा है कि नहीं पेपर 2 से होगा नेट तो क्लियर, पेपर 1 से नहीं होगा, पेपर 1 से होगा जेआरएफ क्लियर, पेपर 2 से नहीं होगा, डू नॉट लिसन। आपको ये देखना है मेरे को 100 क्वेश्चन करने हैं। अगर मैं पेपर 2 में 70 क्वेश्चन कर रही हूँ स्कोर, 70 क्वेश्चन कर सकती हूँ इजिली स्कोर, तो मेरे को पेपर 1 पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 30 क्वेश्चन से 35 क्वेश्चन ही हाईएस्ट टारगेट मेरे को रखना है। अगर मैं पेपर 2 में 60 to 65 पे रह रही हूँ तो मेरे को अब सोचने की जरूरत है कि कहाँ पे मेहनत की जानी चाहिए। पेपर 2 पे, पेपर 1 पे। पेपर 2 पे कर चुके हो, रिजल्ट नहीं आ रहे तो गो फॉर पेपर 1। पेपर 1 आपको रिजल्ट देगा। तो ये आपको बनाना पड़ेगा एक कॉम्बिनेशन जो आपको हेल्प करेगा अल्टीमेटली अपने एग्जामिनेशन को क्लियर करने में। जब मैंने अपना पेपर क्लियर किया था मेरे 31 क्वेश्चन पेपर 1 में सही हुए थे, 68 क्वेश्चन पेपर 2 में सही हुए थे, 99 क्वेश्चन मैंने सही किए थे और काफी सही मार्जिन से मेरा क्लियर हो गया था। क्योंकि 2022 में नवंबर में जब रिजल्ट आया था तो 95 प्लस पे जेआरएफ हुआ था उस टाइम पे, ठीक है, शिफ्ट 1 में। शिफ्ट 1 थी मेरी, बट वहीं पे शिफ्ट 2 जो थी उनका 89 पे भी जेआरएफ हो गया था। वहीं पे जो शिफ्ट 3 थी उनका 103 पे जेआरएफ हुआ था। अब ये क्या है, ये अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग कट ऑफ जाती है। ये चीज अल्टीमेटली नॉर्मलाइज हो जाती है। बट आपको क्या चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है, वही चीज मैंने आपको सबसे पहले बताई थी कि कट ऑफ को एनालाइज करो। अलग अलग शिफ्ट होगी तो क्वेश्चन वाइज हो जाएगा वो तो चीज ठीक। बट अगर आप 100 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलोगे तो आपके लिए एक सेफ स्कोर यहाँ पे रहेगा कि इतने क्वेश्चन अगर मैं सही करती हूँ तो मेरा जेआरएफ हो जाएगा। 90 क्वेश्चन से 92 क्वेश्चन अगर मैं सही कर रही हूँ तो मेरा नेट बहुत इजिली हो जाएगा। तो इसी चीज को हमें टारगेट करते हुए चलना है और ये चीज देखनी है कि आप कहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। आप कहीं पे पढ़ रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप मेरी गाइडेंस में पढ़ते हो, ठीक है, और मैं आपको बोल दूं कि नहीं तुम्हारा ना पेपर 2 अच्छा है, बट आपको समहाउ पता है कि कहीं ना कहीं आप पेपर 1 में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, एक क्लास में पेपर 2 में अच्छा परफॉर्म करके मैं जनरलाइज नहीं कर सकती कि आप पेपर 2 में अच्छे हो। आपको ये चीज देखनी पड़ेगी खुद से और उसके बेस पे डिसीजन आपको खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे डिस्कस करनी थी और काफी टाइम से मेरे माइंड में चल रही थी कि ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए।